और क्या हाल चाल है सबका? सब बढ़िया होंगे एकदम, पढ़ाई कर रहे होंगे, उम्मीद तो यही है। हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स में पहला चैप्टर पढ़ रहे थे फिजिक्स का, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड की बात कर रहे थे, जिसमें 5 क्लास उसका हो चुका है। ये इसका 6 क्लास होगा, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ठीक है। कुछ जो लोग नहीं पढ़े होंगे इसके पहले वाला क्लास, उसको लग रहा होगा कि ये क्या है, तो इसके पहले क्लास देखिए, फिर इसको स्टार्ट करिए, क्योंकि इसके पहले जस्ट इसके पहले का जो क्लास है उसमें हम लोग द्विध्रुव के बारे में बात किए थे कि ये द्विध्रुव क्या होता है, और द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकाल रहे थे। और उसमें हम लोग दो निकाल चुके थे, उसके एक्सियल पॉइंट पे यानी अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम लोग बात करेंगे किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब ऐसा कोई एक बिंदु ना ही जो अच्छी स्थिति में होगा और ना ही वो निरक्षीय स्थिति में होगा। जैसे कि अगर एक ये हम बात करें कि ये कोई एक द्विध्रुव है, माइनस क्यू प्लस क्यू पढ़े थे कि दो आवेश परिमाण में बराबर हो परंतु प्रकृति में विपरीत हो, उनको कुछ बहुत स्मॉल दूरी पर रखा जाता है, तो उससे जो एक सिस्टम बनता है उसी को हम लोग द्विध्रुव बोलते हैं। और ये द्विध्रुव है, इसका स्ट्रेंथ कितना होता है, इसको पता करने के लिए हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हैं, यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उसकी हम लोग बात इसके पहले वाले क्लास में किए थे। और इसमें हम लोग बात किए थे कि इसके इधर जब पहुंचते हैं, इसके इधर इसके एक्सिस पे, तो इधर जो कोई बिंदु लेते हैं वो होता है अच्छी स्थिति, और जस्ट इसके परपेंडिकुलर बात करते हैं, इसके परपेंडिकुलर बात करते हैं तो ये होता है निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो दो हम लोग बात कर चुके थे। यहाँ पर कोई बिंदु लेकर वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे, और इसके निरक्षीय स्थिति में भी हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे। आज हम लोग बात करेंगे कि वो बिंदु जो ना यहाँ हो, ना इस लाइन पे हो, ना इस लाइन पे, इसके अलावा और कहीं पर भी अगर कोई बिंदु हो, कोई पॉइंट हो, तो वहाँ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, तो यही आज का टॉपिक है। जैसे हम मान लेते हैं कोई एक पॉइंट यहाँ पे है, कोई एक पॉइंट यहाँ है, इस पॉइंट ए पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये जो बिंदु है इस द्विध्रुव के कारण न ही इसकी अच्छी स्थिति में है और न ही इसके निरक्षीय स्थिति में है। ये इन दोनों के अलावा कहीं भी बिंदु, कहीं भी हम ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो यहाँ से देखते हैं कि ये यहाँ से कितना दूर है। जैसे कि ये हम मान लें कि ये यहाँ से r दूरी पर है, यहाँ से कितना दूरी पर है, ये r दूरी पर है। और यहाँ से ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से, जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उससे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। तो पहले विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो किधर होती है, इसके पहले क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा उसकी दिशा किधर होगी, इधर। मान लें कि ये विद्युत द्विध्रुव की दिशा इधर होगी, इधर, माइनस से किधर, माइनस से प्लस की तरफ, पी से दिखाते थे, चलो पी से दिखा लें, इधर होगी इसकी दिशा। और इससे ये कितना डिग्री का एंगल कोण पर, कितना डिग्री कोण बनाते हुए बिंदु है, मान लेते हैं कि वो थीटा डिग्री एंगल बनाते हुए यहाँ पर है। ठीक है, तो हमको इसको मिटा रहा है, मतलब हमको इस बिंदु पे नहीं निकालना है और ना ही हमको इधर निकालना है। क्लियर है, हमको इससे थीटा डिग्री एंगल बनाते हुए कोई एक बिंदु होगा, उस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं कि माना एक द्विध्रुव, माना एक द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण कितना मान P, द्विध्रुव आघूर्ण P है, जिससे, जिसके कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु A ले लेना है, बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर है, ज्ञात करना है। ठीक है, ये काम हमको करना है किसी बिंदु पर ए पर, जैसे हम लोग यहाँ पे ए लिए हैं, ए पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण हम लोग इसके पहले पढ़े थे कि जो द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा किधर होती है, अभी यहाँ बनाया भी गया है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसकी दिशा होती है। तो द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, अतः इसको दो कंपोनेंट में, यानी दो कंपोनेंट में विभाजित किया जा सकता है, या विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है।
ठीक है। हम जानते हैं एक जब कोई भी वेक्टर होता है, जैसे यहाँ देखें मान लो कोई एक वेक्टर, ये ए कोई एक वेक्टर है, तो इसके हम लोग दो कंपोनेंट बना लेते हैं। जैसे ए कोई एक वेक्टर है ए, इसके दो कंपोनेंट बनाते हैं। एक इधर जो जिस क्षैतिज के साथ ए cos थीटा होता है, और जो इधर होता है उसको क्या लिखते हैं, ए sin थीटा, याद होगा ऐसा। तो उसी तरह से ये जो हमारा जो द्विध्रुव है, जो द्विध्रुव आघूर्ण P यहाँ लिख लें, जो द्विध्रुव आघूर्ण P है, ये भी एक सदिश राशि है। तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, दो कंपोनेंट में इसको भी हम क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। दो कंपोनेंट में उसको वियोजित कर सकते हैं, यानी उसको तोड़ सकते हैं दो कंपोनेंट में। कौन कौन कंपोनेंट होगा, जैसे सेम ऐसे ही, जैसे यहाँ देखें एक, तो P के दो कंपोनेंट यहाँ लिखें, P के दो कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे। तो यहाँ देखें पहला कंपोनेंट्स क्या होगा इसका, एक होगा P cos थीटा, और एक होगा हमारा क्या होगा, P को ही छोड़, जैसे अभी A को हम ब्रेक कर रहे थे तो A cos थीटा और ये sin थीटा, तो इसी तरह से हम जब P को करेंगे तो एक P cos थीटा और ये क्या हमारा P sin थीटा। अब P cos थीटा किधर होगा, तो यहाँ थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं कि P cos थीटा कहाँ पे होगा, कैसे इसको ब्रेक करेंगे। देखें यहाँ पर ये P है, ये P है, ठीक है, जिसकी दिशा इधर है माइनस से प्लस की तरफ। अगर इसके एलांग बात करें, इसके एलांग अगर इसको कुछ नाम दे दें, जैसे कि O और ये A, OA के एलांग अगर हम बात करें तो P cos थीटा होगा। इसको यहाँ देखें, इसके एलांग जब बात करेंगे तो ये हमारा होगा क्या, इसके एलांग, मतलब इसको ध्यान से ऐसे समझें, जैसे मान लो ये था, ठीक, इसका दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर, ये ऐसे मान लें, ये कंपोनेंट एक ये है ऐसे, एक कंपोनेंट इधर हो गया, मतलब इसी का एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर, इसी के परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा, इसके परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है, इधर। तो अब यहाँ ध्यान दें कि ये जो हमारा ऐसे, एक मिनट, ये जो हमारा था इधर, ये इसको देखा, ये जो हमारा ये डाइपोल मोमेंट था, द्विध्रुव आघूर्ण जो था, इसका दो कंपोनेंट हो गया। एक कंपोनेंट ये ऐसे है, ऐसे, ये ऐसे था, इसका कंपोनेंट एक इधर है और एक हमारा ये है, एक कंपोनेंट इधर, ठीक है। तो एक कंपोनेंट इधर हो गया और एक कंपोनेंट इधर हो गया। ये जो हुआ ये OA के एलांग हो गया, कौन वाला, अभी यहाँ बताएं, जैसे ये जो इधर है ये किसके एलांग है, OA के एलांग, P cos थीटा। तो P के किसके एलांग है, OA के अनुदिश, OA के अनुदिश हमारा P cos थीटा, और OA के लंबवत, OA के लंबवत, जैसे ये हमारा OA है, इसके लंबवत ये है इधर वाला, ये भी क्या हमारा हो जाएगा, ये हमारा P sin थीटा हो जाएगा। तो P sin थीटा एक इधर हमारा मिला, इसको हम, ये परपेंडिकुलर है, तो ये सॉरी, ये हमारा P जो हुआ वो हमारा हो गया P परपेंडिकुलर, और इधर जो हुआ वो हमारा क्या है, P पैरेलल, किसके, ये जो हमारा डायरेक्शन है, जो R जो हम लोग ले रहे हैं कि कहाँ पर हमको निकालना है, जैसे यहाँ से हमको यहाँ पर निकालना है, इस बिंदु पर, यहाँ से, तो इसके एलांग, इसको हम पैरेलल में दिखा रहे हैं और इसको दिखा रहे हैं परपेंडिकुलर में। तो ये दो कंपोनेंट में इसको ब्रेक किया गया। अब यहाँ बात करें, हमको क्या करना है कि हमको इस बिंदु A पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, किसके कारण, इस द्विध्रुव के कारण। अब देखिए क्या करना होगा हमको, अब इसको हम ध्यान, अभी इसको ना देखें, हमको दो कंपोनेंट मिल गया, इसी के दो कंपोनेंट मिल गए पार्शियली, इसको हम लोग, हमको एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। अब हम इसके कारण, इस P परपेंडिकुलर के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, और P पैरेलल के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे, तो इस द्विध्रुव के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। तो क्या करें यहाँ पर कि अगर हम इस P पैरेलल के कारण अगर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, तो हम जानते हैं कि ऐसा समझ लो, मान लो कि अब इसको ऐसा समझे कि जो P पैरेलल लिखा है ऐसे, ये P पैरेलल लिखा है, ये एक द्विध्रुव है, ठीक है, और इसके कारण कहाँ निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लो यहाँ निकालना, यही निकालना है ना। तो ये एक द्विध्रुव हो गया, ठीक है, इसके कारण कहाँ पर निकालना है, इस ऐसा देखें तो इसके पहले हम लोग पढ़े हैं कि एकदम इसके कहाँ पर है, ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ निकलेगा वो उसके अच्छी स्थिति में है, और जो अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलता है वो हमारा क्या होता है, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r3, ये निकलता है ना। मतलब कि ये कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है इसका,
ठीक है, ये कितना डिस्टेंस है वो नीचे आर क्यू, और इसका स्ट्रेंथ क्या है वो पी होता है, लेकिन जो इसका स्ट्रेंथ है पी पैरेलल, ये अब पी तो नहीं है, ये पी पैरेलल है कितना, ओ ए के अनुदिश कितना है पी कॉस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा पी कॉस थीटा, इसके कारण इसके अच्छे स्थिति में निकल जाएगा, तो एक हमारा ये निकल जाएगा, इसको हम अगर पैरेलल बोल दें तो ई पैरेलल इतना निकल जाएगा जो इसके कारण निकलेगा। और एक क्या है हमारा, एक ऐसे है, इधर देख रहे हैं ऐसे है, ऐसे है, ठीक है, एक इधर है, ठीक, और ये क्या है हमारा पी परपेंडिकुलर है, और एक किसके बराबर है पी साइन थीटा के बराबर है, यही ना है पी साइन थीटा, ठीक है ना, ए ओ के लंबवत, तो ये जो हमारा कहाँ पे है, ये जो ओ ए है इसके ये लंबवत है ना ऐसे, अरे यहाँ पे निकालना है, ये ऐसे देखें, ये हमारा यहाँ पर निकालना है विद्युत क्षेत्र, तो इसके कारण जब निकालेंगे तो ये तो इसकी निरक्षीय स्थिति में हो गया, परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पे जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं ई परपेंडिकुलर, तो ये कितना आता है, ये हमारा आता है यहाँ पर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ आएगा पी अपान आर क्यू, चूंकि यहाँ पर ये तो पी तो नहीं रहा, अब ये क्या है पी साइन थीटा है, तो बस हो गया। हम क्या किए, इसके कारण पहले ये पी पैरेलल जो है इसके अच्छे स्थिति में यहाँ पे, जैसे यहाँ देख रहे होंगे ये हमारा पी पैरेलल था, ये पी पैरेलल, इसके कारण जब हम निकाले तो इतना आया, और इसकी दिशा किधर होती है, याद होगा हम लोग पढ़े थे कि इसकी दिशा जब हम लोग निकालते हैं ये उसी की दिशा में होता है, तो यहाँ पर जो एक निकलेगा वो हमारा इधर, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ई पैरेलल जो इधर इसकी दिशा होगी, और इसके कारण जो दिशा होती है वो द्विध्रुव के विपरीत होती है, तो जो ये द्विध्रुव के विपरीत होगा तो ये किधर होगा हमारा, इधर, ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया ई परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये दोनों के बीच, सॉरी थोड़ा इसको सही से बनाया जाए, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा, इन दोनों के बीच में ये हो गया ई परपेंडिकुलर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। अब क्या होगा, हमको इन दोनों का क्या निकालना होगा, इन दोनों का हमको निकालना होगा रिजल्टेंट, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हम जानते हैं कैसे निकालते हैं हम लोग, याद होगा, ये यहाँ से ये इसका क्या निकल जाएगा, ये इसका ई रिजल्टेंट निकल जाएगा, ई रिजल्टेंट यही निकलेगा। अब इस ई रिजल्टेंट को निकालने के लिए इसको और इसको क्या करना होगा, हमको जोड़ना होगा, और कौन सा सम होगा, वेक्टर सम, तो बस वही चीज़ है, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे ऐड करके लिख लेते हैं कि कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं ई पैरेलल के कारण, ई पैरेलल सॉरी पी पैरेलल लिख देते हैं, पी पैरेलल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना आएगा, ई पैरेलल लिख देते हैं इसको, ये कितना आया है वहाँ पर निकाला भी क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपान आर क्यूब, ये हो जाएगा। और फिर उसी तरह से p परपेंडिकुलर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये कितना आएगा हमारा ई परपेंडिकुलर इसको बोल देते हैं, और ये कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी साइन थीटा ना, पी साइन थीटा अपान आर क्यूब। देखो फॉर्मूला वही है जो हम लोग पहले पढ़े थे, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी 2p अपान आर क्यूब, लेकिन यहाँ p तो नहीं रहा ना, अब यहाँ तो p cos थीटा हो गया है, ये क्या हो गया इसके कारण एक बार निकाल रहे हैं, एक बार इसके कारण, और यहाँ पर p ना हो के p साइन थीटा है, वो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा डाइपोल मोमेंट है उसको पार्शियली दो पार्ट में तोड़ दिया गया है, एक पैरेलल में और एक उसके परपेंडिकुलर में, और दोनों के कारण निकाला जा रहा है, फिर इन दोनों को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करें। अब हम लोग बात करते हैं, अब हमको क्या करना होगा, इस बिंदु पर हमको तो नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है ना, तो इसको क्या करना होगा, जोड़ना होगा, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बीच का एंगल क्या है, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इसको जोड़ेंगे वही वेक्टर सम करेंगे। इसका वेक्टर सम कैसे करते हैं इतना नोट करें, ठीक है, नोट कर लें इतना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इन दोनों को क्या किया जाए, इन दोनों को ऐड किया जाए, ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ई जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट मतलब ई नेट, रिजल्टेंट मतलब इसका परिणामी कितना आएगा, तो इसका परिणामी करने के लिए हमको जब हम करेंगे तो ई पैरेलल को और ई परपेंडिकुलर को दोनों को क्या कर देंगे, दोनों का वेक्टर सम करेंगे, तो वेक्टर सम करेंगे तो ई जो नेट निकलेगा हमारा
ई नेट या ई रिजल्टेंट दोनों लिख सकते हैं। ये क्या आएगा, अंडर रूट ई पैरेलल का स्क्वायर ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब याद होगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी और क्या कॉस थीटा, यही आता था यहाँ पे। अब चूंकि यहाँ इन सबका वैल्यू यहाँ रखेंगे, कॉस थीटा कितना होगा, थीटा यहाँ पे कितना होगा, थीटा यहाँ पे होगा 90 डिग्री। ये थीटा कितना है हमारा, ये थीटा हमारा 90 डिग्री होगा। तो थीटा 90 डिग्री रखेंगे तो ये पूरा टर्म ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। कास थीटा आप लिख लें, थीटा जब 90 है तो कास 90 की वैल्यू कितनी होती है, कास 90 की वैल्यू 0, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे तो ये पूरा ये टर्म क्या हो जाएगा, कास 90 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, केवल इतना ही बचेगा। तो ई नेट जो हमारा निकलेगा, ई नेट वो क्या हो जाएगा, सबकी वैल्यू यहाँ रख लेते हैं। ई पैरेलल कितना है, ई पैरेलल निकाले हैं हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपान आर क्यूब का क्या हो जाएगा, ये इसका होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी साइन थीटा अपान आर क्यूब का क्या होल स्क्वायर, और ये तो पूरा 0 हो जाएगा। जब इसको रखेंगे तो ये पूरा टर्म यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इतना आएगा, नोट करते रहें इसको। अब इसको हम यहाँ पे मिटा रहे हैं। अब क्या करेंगे, इसी को बस हमको क्या करना है, इसी को बस सॉल्व कर लेना है, और सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा उसका। हमको किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। देखें क्या करें, इसको सॉल्व करें। इसमें क्या कॉमन है, इसमें देख रहे हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पी भी दोनों में कॉमन है, आर क्यूब भी कॉमन है। जब यहाँ पे देख रहे हैं स्क्वायर है, अच्छा एक बार करके दिखाते हैं ऐसे, देखिए क्या होगा। यहाँ होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर हो जाएगा पी और नीचे हो जाएगा आर क्यूब, यही, और इसका स्क्वायर। यहाँ पर इतना कॉमन जब हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कास स्क्वायर थीटा, यहाँ बचेगा क्या, कास स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ पे क्या करें, हाँ यहाँ पे क्या होगा हमारा, इसमें जब कास स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया गया, यहाँ पे ये सब ले लिया गया। सर यहाँ पे कुछ छूट रहा है, क्या छूट रहा है, क्या कुछ छूट रहा है, ये जो हम निकाले थे पैरेलल, यहाँ पे 2 था, 2 यहाँ पे क्या था 2, तो जब यहाँ पे करेंगे तो ये 2 यहाँ रहेगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा, और ये सब यहाँ पे है। अब ये स्क्वायर जो है यहाँ पे, जब ये अंडर रूट के बाहर आएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ये जो ई नेट है या ई रिजल्टेंट है, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ई नेट जब ये बाहर निकल जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा पी अपान आर क्यूब, अंडर रूट से हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, और अंडर रूट में क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा 4 कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 4 कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब क्या करें, यहाँ पे ये स्क्वायर है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो कुछ ऐसा आ जाएगा, ये आ जाएगा पी अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर क्यूब है नीचे तो आर क्यूब लिख देते हैं, और यहाँ क्या बचेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 कास स्क्वायर थीटा अब प्लस कास स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सिंपल करने के लिए याद आसानी से होगा। तो अब क्या हो गया, इस 4 कास स्क्वायर थीटा तो 3 अलग कर लिए, 1 कास स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं कि कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3 कास स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ई नेट जो हमारा निकल गया, यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे लिखते हैं इसको, यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे आ गया ई जो नेट है, ई नेट वो हमारा आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर क्यूब, और इधर देखें ये तो 3 कास स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो गया 3 कास स्क्वायर थीटा और प्लस क्या 1। तो ये आ गया, ये हमारा एक फॉर्मूला हमको मिला जो किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला है। ई नेट ये किसके लिए आया है, ई एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर क्यूब अंडर रूट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 3 कास स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई, किसके कारण, किसी द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होती है, जहाँ थीटा क्या है,
थीटा जो हम यहाँ बात कर रहे थे कि ये कोई द्विध्रुव दिया था, इससे थीटा एंगल बनाते हुए ही कोई बिंदु यहाँ पे था जिस पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, कोई द्विध्रुव दिया गया। तो थीटा क्या है, द्विध्रुव मतलब द्विध्रुव के कारण जो ये हमारा द्विध्रुव था, द्विध्रुव आघूर्ण, उससे थीटा डिग्री एंगल बनाते हुए किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है हमारे। तो इसको नोट कर लें यहाँ तक। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम कि ये जो यहाँ पर ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली गई है एनी मतलब किसी बिंदु पर, इसकी दिशा किधर है, जो ये रिजल्टेंट निकला है इसकी दिशा किधर है। तो अगर इसकी दिशा निकालनी है, हम इसको इधर मिटा रहे हैं, अगर इसकी दिशा हमको निकालनी है तो क्या करें, यहाँ देखें, मान लें कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है जो इसके कारण निकला है, ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये ओ ए, यहाँ पे ओ था, ये ओ ए से ये मान लें कि ये अल्फा डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, अल्फा डिग्री। तो अगर इस अल्फा को हमको निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ देखें, अगर ये ई परपेंडिकुलर है तो ये इसके पैरेलल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई परपेंडिकुलर ये, और ये कितना है, ई पैरेलल ही है, ये क्या है, ई पैरेलल। तो अगर अल्फा निकालना हो तो कैसे निकल सकता है, तो यहाँ पे अल्फा निकालना हो, हम क्या निकालना रहा है यहाँ पे कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है हमारा, यानी जो रिजल्टेंट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई है उसकी दिशा क्या है, तो ई आर की दिशा, यानी ई आर की दिशा, ई आर की दिशा मतलब ई आर दिशा मतलब ई रिजल्टेंट, यानी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकला है किसी भी बिंदु पर उसकी दिशा किधर होती है। तो उसकी दिशा माना ई आर ओ ए से, ई आर ओ ए से अल्फा कोण बना रहा है, अल्फा कोण बना रहा है। तो हमको क्या करना है, वही अल्फा निकाल लेना है कि कितना डिग्री इधर घुमा हुआ है, कितना कोण इधर है। अल्फा निकल जाएगा तो दिशा पता चल जाएगा कि इससे ये कितना दिशा मतलब कितना एंगल इधर घुमा हुआ है। तो अल्फा निकालना है, तो हम क्या निकाल लें यहाँ पे, अगर 10 अल्फा निकालें तो 10 अल्फा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से देखें, 10 थीटा इक्वल टू, ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटा आधार। तो लंब क्या हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर अपॉन आधार कितना, ई पैरेलल। ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल वहाँ रख देंगे, उसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 अल्फा। 10 अल्फा निकाल लेते हैं यहाँ पे एक बार। 10 अल्फा इक्वल टू ई परपेंडिकुलर कितना आया था, ए आया था हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन पी साइन थीटा, सॉरी क्या आया था, पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। और ये कितना आया था नीचे, ये आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा, 2p cos थीटा अपन आर क्यूब। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, p से p कट जाएगा, 1/2 बचेगा और साइन थीटा अपन cos थीटा। तो यानी ये यहाँ पे आएगा 10 अल्फा इक्वल टू, यहाँ बचेगा 1/2 और साइन थीटा अपन cos थीटा, इतना आएगा। साइन थीटा अपन cos थीटा 10 थीटा होता है, तो 10 अल्फा इक्वल टू ये हमारा आ जाएगा 1/2 10 थीटा। अगर अल्फा हमको निकालना है तो 10 इनवर्स इधर कर देंगे तो अल्फा निकल जाएगा हमारा 10 इनवर्स 1/2 10 थीटा। और थीटा हमको पता है कि थीटा क्या है, तो ये अल्फा निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये नोट कर लें, ई की दिशा निकालनी हो तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। अब एक बात, अगर हम लोग किसी भी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले हैं, क्या इसकी सहायता से हम अक्षीय स्थिति पर और निरक्षीय स्थिति पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, बहुत आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। जो हम लोग इसके पहले मतलब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे अक्षीय स्थिति पर और निरक्षीय स्थिति पर, यानी एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पे, उसको इस फॉर्मूले से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, देखें, यहाँ तक नोट करें, नोट करते रहें, पढ़ते रहें। जी सर पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन अभी एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे हैं। अरे नहीं, एग्ज़ाम का इंतज़ार करेंगे तो सिलेबस बहुत बड़ा है। ठीक है सर, कर लेंगे, हाँ भाई कर लेंगे आप लोग, लेकिन अभी पढ़ना पड़ेगा। अगर पढ़ना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है सर, ठीक है, आगे तो आगे बात करते हैं। तो देखें क्या होगा हमारा, अगर हम निकालना चाहते हैं, जैसे नोट करके इसमें लिख सकते हैं। अगर अच्छी स्थिति की बात करें, अच्छी स्थिति की बात करें, अच्छी स्थिति, तो अच्छी स्थिति क्या होता है, जो बिंदु यहाँ है ये बिंदु यहाँ ना होके, जो बिंदु यहाँ पर है ये बिंदु यहाँ ना होके कहाँ आएगा, इधर,
यानी यहाँ पे आएगा, इधर आएगा ना। जैसे कि ये जो बिंदु हम लोग बात कर रहे थे अभी, ये बिंदु यहाँ पर है, और जब अच्छी स्थिति हो जाएगा तो ये वाला बिंदु कहाँ आ जाएगा, ये बिंदु यहाँ पे आएगा। जो ये थीटा यहाँ बन रहा है एंगल, यहाँ से ये ऐसे आएगा, ऐसे ये बिंदु यहाँ पे आएगा, तभी तो अच्छी स्थिति होगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो अच्छी स्थिति के कारण जो थीटा है, थीटा कितना हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। फॉर एक्सियल पॉइंट थीटा हमारा कितना होगा 0, क्योंकि ये जो यहाँ है यहाँ ना होके कहाँ आएगा, यहाँ। तो ऐसे थीटा कम होते 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 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0। तो जब थीटा 0 रखेंगे तो ई एनी पॉइंट, यही एनी पॉइंट क्या बदल जाएगा, यही हमारा अच्छी स्थिति हो जाएगा। तो निकालो देख लें, ई अच्छी है क्या आएगा, ई अच्छी स्थिति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर क्यूब अंडर रूट 1 + 3 आकाश स्क्वायर कितना डिग्री 0 डिग्री। अरे 0 डिग्री हो जाएगा ना ये थीटा 0, जब ये ऐसे यहाँ पर आएगा तो ये थीटा कितना हो जाएगा 0, जब इधर आएगा तो थीटा 0 होगा। ठीक है, जब ये इधर यहाँ पे आएगा तो थीटा 0, तो यहाँ रख लें थीटा 0। देखो कितना आ जाएगा, ई जो अच्छी है, ई अच्छी स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पी अपान आर क्यूब। ये कितना हो जाएगा, कास 0 की वैल्यू 1, कास 0 कितना होता है हमारा 1। तो जब कास 0 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कास 0 1 रखेंगे तो ये हमारा 1, और फिर हमारा क्या हो जाएगा 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, अंडर रूट 4, और अंडर रूट यहाँ 4 आ जाएगा, अब 4 बाहर निकलेगा तो 2, तो कितना हो जाएगा ई अच्छी है में, ई अच्छी कितना हो जाएगा 2, यहाँ आएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी अपान आर क्यूब। और यही हम लोग पढ़े थे, यही निकाले भी थे जब वहाँ से निकाल रहे थे। तो इसी तरह से ये नोट 1 था, और नोट 2 कर इसी में लिख लें। अगर हम निरक्षीय स्थिति की बात करें, निरक्षीय स्थिति की इक्वेटोरियल पॉइंट जिसको बोल रहे थे, इक्वेटोरियल पॉइंट जो हमारा कहाँ पे था, ये एक था। अब ये जो लाइन ऐसे था यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, अब यहाँ पर ना बात करके कहाँ बात करेंगे, इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर। तो जो ये एंगल यहाँ थीटा था, जब ये इधर आएगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा कितना लेना होगा, यहाँ थीटा लेना होगा 90, और जब इसमें रखेंगे इसी वाले फॉर्मूले में थीटा का जगह कितना, थीटा का जगह 90, तो कास्ट 90 कितना होता है 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, केवल 1, अंडर रूट 1 बाहर निकलेगा तो 1, तो ये कितना बचेगा यहाँ पर। तब ई जो निरक्षीय है, ई निरक्षीय लिख लें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर क्यूब, और अंडर रूट क्या हमारा 1 + 3 है यहाँ पे, 3 कास स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा 90, और कास्ट 90 की वैल्यू 0, तो कितना आएगा ये ई निरक्षीय में हमारा कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान क्या आर क्यूब। और यही आया था, ई निरक्षीय में हमारा कितना आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर क्यूब, ये होता है। तो ये रहा विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लोग 3 जगह निकाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नोट कर लें इतना, ये सब नोट भी करते रहें। हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग में बात किए थे कि हम लोग द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने जगह पर निकालेंगे, 3 जगह पे, और 3 जगह पे हम लोग यहाँ पर निकाले। और इसको एक बार अगर हम यहाँ पे बताएं कि ये एक द्विध्रुव है, ये एक द्विध्रुव है, ये -q +q, ठीक है। इसके अच्छी स्थिति में यहाँ पे जब बात करते हैं, इसके अच्छी स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी अपान आर क्यूब। और ये होता है निरक्षीय स्थिति, जब इसके परपेंडिकुलर बात करते हैं, इसके सेंटर से यहाँ पर, जब यहाँ पर निकालते हैं निरक्षीय, तो यहाँ पे जो आता है वो हमारा आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर क्यूब, ये निकाला है। और इन दोनों के अलावा कोई बिंदु कहीं इसके अलावा और कहीं भी हो, जैसे हम लोग बात कर रहे थे अभी यहाँ हो, तो इसके से अगर ये थीटा डिग्री का कोण बना रहा हो, तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एट एनी पॉइंट वो हमारा कितना आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर क्यूब अंडर रूट 1 + 3 कास स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फॉर्मूला हमको याद रखना है अच्छी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, और किसी भी बिंदु पर। और इसकी सहायता से अभी हम लोग देखे हैं, इसकी सहायता से हम लोग इन दोनों को यहाँ पे निकाल चुके हैं। जैसे देखें अच्छी स्थिति में इसी फॉर्मूले को लेके हम लोग अच्छी स्थिति में भी निकाले हैं और निरक्षीय स्थिति में भी निकाले हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट और एक्सियल पॉइंट दोनों पर। तो ये रहा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ तक नोट करें, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे। ये डेरिवेशन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है,
या तो अच्छी स्थिति में या निरक्षीय स्थिति में या किसी बिंदु पर इसमें पूछा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये कोई अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कोई विद्युत द्विध्रुव है, अगर इसको हम विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर इसके रखें तो इस पे फोर्स कैसे काम करता है, इस पे बल कैसे लगता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग उसकी बात करते हैं, यहाँ तक नोट कर लें। पढ़ते जरूर रहें, नोट्स बनाते रहें, तभी कुछ फ़ायदा है। ठीक है सर, आप डेली नोट्स बनाने के लिए कहते हैं, हम लोग बना लेंगे। अब हाँ ठीक है, हम समझ रहे हैं तुम लोग बना लोगे। तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो नोट करें। और अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जाएगा तो उसके ऊपर कितना बल कार्य करेगा, मतलब उसके ऊपर बल कैसे लगेगा। यानी एक में देखेंगे तो वहाँ पर एक टार्क आएगा। टार्क क्या होता है, बल आघूर्ण, हाँ उसी को पढ़ेंगे। हम लोग बात करेंगे अब कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक टार्क काम करता है, यानी एक बल आघूर्ण कार्य करता है। वो बल आघूर्ण कितना होता है और ये बल आघूर्ण होता क्या है, इसकी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। जैसे देखें कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में, जैसे मान लो कोई एक समान विद्युत क्षेत्र की हम बात करें, ये कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र, हम लोग बताएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची गई है। अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं समान दूरी पर है, एक ही दिशा में है, समांतर है, तो वो जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, समान विद्युत क्षेत्र होता है, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र। इसको एक समान विद्युत क्षेत्र। अगर इस एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा जाए तो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर, यानी किसी द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर रहे हैं, द्विध्रुव आघूर्ण को या द्विध्रुव को अगर उसमें रखा जाए तो उसके ऊपर कितना टार्क काम करेगा, यानी कितना बल आघूर्ण कार्य करेगा। ये बल आघूर्ण क्या है थोड़ा समझते हैं। देखें, ऐसा मान लो कि इसमें किसी एक डाइपोल को हम रख दें, ये किसी एक डाइपोल को रख दिया गया यहाँ पे, ठीक है। किसी एक डाइपोल को यहाँ पर लिया, जैसे एक डाइपोल है ये, ठीक है, ये ठीक। एक तरफ क्या डाइपोल कैसे बनता है, ये हमारा एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, यही है, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। एक किसी डाइपोल को यहाँ पर रखा गया है। कहाँ रखा गया है, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में। जो डाइपोल है इसके बीच का डिस्टेंस भी होता है, इसके बीच के डिस्टेंस को अगर हम 2a ले लें, 2a, ठीक है, ये 2a इसके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जो यहाँ बनाया गया है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। यहाँ पर एक डाइपोल को रखा गया है जिसका लेंथ कितना है, 2a है, -q और +q, इतना तो क्लियर होगा। अब देखें, इस जो +q आवेश है इसके ऊपर एक बल कार्य करेगा, इसके ऊपर भी एक बल कार्य करेगा। क्यों, दो जो आवेश यहाँ रखे गए हैं एक विद्युत क्षेत्र के अंदर है, तो विद्युत क्षेत्र इसके ऊपर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। तो जब इस +q पे आवेश पे बल लगाएगा तो ये इधर बल लगाएगा, इधर जो +q आवेश पे जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र के दिशा में लगता है, यानी इसके ऊपर इधर एक बल लगेगा। और ये जो बल होगा वो कितना होगा, अगर इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर E है, ये जो विद्युत क्षेत्र हम बनाए अगर इसकी तीव्रता E है तो इसके ऊपर बल कितना लगेगा, इसके ऊपर बल लगेगा Q × E, यहाँ पर इतना बल कार्य करेगा। इसके ऊपर कितना बल कार्य करेगा, इसके ऊपर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। विद्युत क्षेत्र इधर है तो इसके ऊपर जो विपरीत बल कार्य करेगा वो इधर करेगा, इधर। और ये भी बल कितना होगा, ये भी बल हमारा होगा Q × E के बराबर। ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ये -QE, लेकिन अगर हम यहाँ वेक्टर के रूप में दिखा रहे हैं तो ऐसे दिखा सकते हैं। तो कहने का मतलब कि दोनों बल आपस में क्या है, बराबर है, लेकिन दोनों की दिशा क्या है, विपरीत। एक बल इधर कार्य करेगा, एक बल इधर कार्य करेगा। लिख भी लें, यहाँ पर ये इसके पहले बताया जा चुका है कि +q आवेश पर विद्युत क्षेत्र के दिशा में बल लगता है, बल लगता है। जबकि -q आवेश पर विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल कार्य करता है। इसको कहीं नोट करके लिख लेंगे, ये हमेशा इसको याद रखेंगे। अगर कोई भी अगर एक आवेश रखा गया है +q,
तो उसके ऊपर हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल कार्य करेगा, और जो नेगेटिव चार्ज होगा उसके विपरीत दिशा में बल कार्य करेगा। ठीक है, तो अगर किसी एक डाइपोल को किसी एक समान विद्युत क्षेत्र पर रखा गया है, तो इसमें जो प्लस आवेश माइनस आवेश है, तो इसके ऊपर क्या होगा, बल कार्य करेगा। विद्युत क्षेत्र के दिशा में जो कार्य करेगा वो प्लस के ऊपर, माइनस के ऊपर उसके विपरीत दिशा में, और ये बल होगा Q इंटू ई, सॉरी Q इंटू ई, अरे E इक्वल टू हम पढ़े थे, E इक्वल टू पढ़े थे F अपान Q, यही था ना। तो जब यहाँ से F निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E इक्वल टू F अपान Q होता है, जब F निकालेंगे तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F इक्वल टू क्या आएगा, Q इंटू ई, F इक्वल टू क्या आएगा, Q इंटू ई, तो ये यहाँ पे F इक्वल टू लिखा जा रहा है। क्लियर है, तो ये बात यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब इस जो डाइपोल को यहाँ रखा गया है, इस डाइपोल की जो बात कर रहे हैं, ये डाइपोल अगर मान लें कि ये डाइपोल इसके साथ, ये विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है, कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। क्लियर है, ये जो डाइपोल यहाँ रखा गया है, ये विद्युत क्षेत्र जो ये है, ये विद्युत क्षेत्र जो है इसके साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है, ये थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, थीटा डिग्री कोण बनाते हुए इसको रखा गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें, थोड़ा इसको लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना हो, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहाँ पर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को कहाँ प्लेस किया गया, कहाँ प्लेस्ड है, प्लेस्ड कहाँ प्लेस किया गया इसको, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो रखा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पर एक लाइन चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कि यदि किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा डिग्री कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, कितना डिग्री कोण बनाते हुए, थीटा डिग्री कोण बनाते हुए रखा गया है, तब इस द्विध्रुव पर एक बल कार्य करेगा, इस द्विध्रुव पर बल कार्य करेगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं किससे बल कार्य कर रहा है, एक जो प्लस क्यू आवेश के कारण, बल, आवेश कारण जो बल है वो कितना होगा, वो होगा Q इंटू ई, यहाँ पर लिख सकते हैं E की दिशा में, ठीक है। जो QE है वो किसकी दिशा में कार्य कर रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में यहाँ लिखा गया है। उसी तरह से माइनस Q आवेश के कारण जो बल होगा वो भी इतना ही होगा, ये भी हमारा कितना होगा, Q इंटू ई, एक ये नेगेटिव ले लें, अगर हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो किसके कारण, E की विपरीत दिशा में कार्य करेगा। क्लियर है, यहाँ तक ये बात क्लियर होना चाहिए इतना, ठीक है। अब इसके बाद हम ये देख सकते हैं यहाँ पे कि द्विध्रुव आघू पर कुल बल कितना कार्य करेगा, क्योंकि दो बल परिमाण में समान है और दिशा में क्या है, विपरीत है, इसके ऊपर लग रहा है, तो द्विध्रुव पर यानी इस डायपोल पर कुल बल कितना कार्य करेगा, नेट बल कितना होगा, तो नेट बल 0 होगा, क्योंकि जितना बल इधर लग रहा है उतना ही बल इधर लग रहा है, दोनों परिमाण में बराबर है, दिशा विपरीत है, तो कुल बल कितना हो जाएगा इसके ऊपर, 0। अरे किसी वस्तु पर अगर बल लगता है समान परिमाण में विपरीत दिशा में बल लगता है, तो बल उसके ऊपर जो कुल बल होता है, रिजल्टेंट बल होता है, वो 0 होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि द्विध्रुव पर कुल परिणामी बल बराबर कितना, कुल परिणामी बल यानी F नेट की बात करें, कुल बल की बात कर लें तो ये कितना होगा, 0, कुल बल 0 हो जाएगा,
क्यों जीरो हो रहा है? क्योंकि इसके ऊपर जो बल लग रहा है वो इधर जितना लग रहा है उतना इधर लग रहा है, परिमाण में बराबर है लेकिन दिशा में क्या है? विपरीत है। तो कुल बल ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और जब किसी भी वस्तु पर जब कुल बल जीरो होता है तो वस्तु रेखीय गति नहीं करती, यानी लीनियर मोशन उसका नहीं होगा। अतः द्विध्रुव का रेखीय गति, द्विध्रुव रेखीय गति यानी लीनियर मोशन रेखीय गति नहीं करेगी। ये बात याद रखना एक चीज कि जब द्विध्रुव जो है उसके ऊपर द्विध्रुव रेखीय गति यानी लीनियर मोशन नहीं करेगी। क्यों लीनियर मोशन नहीं करेगी? जैसे कोई एक वस्तु है, इस वस्तु के ऊपर जितना बल को इधर लगा दे और उतना ही बल को इधर लगा दे, दोनों अगर बल बराबर हो जाए तो ये गति नहीं करेगा। इसका जो रिजल्टेंट बल होगा, इसके ऊपर जो लगने वाला कुल बल होगा वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की बात है, ये अब इसको ध्यान देंगे। जैसे कि ये इसको हम बनाते हैं, जैसे ये है, ठीक, ऐसे ये ऐसे रखा गया है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब क्या हो रहा है कि इसके ऊपर एक इधर बल लग रहा है, इधर ध्यान देंगे, इसके ऊपर एक बल इधर लग रहा है और इसके ऊपर बल एक इधर लग रहा है। ध्यान देंगे, यहाँ पे एक बल इधर और एक बल इधर, दोनों बल आपस में परिमाण में तो बराबर हैं, दिशा में विपरीत है, तो इसके ऊपर लगने वाला कुल बल तो जीरो है। लेकिन ये जो दोनों बल है, ये दोनों बल का जो लाइन ऑफ एक्शन है, यानी जो क्रिया रेखा है, दोनों बलों की क्रिया रेखा वो अलग अलग है। जैसे ऐसे समझें, यहाँ ध्यान देंगे, एक बल इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है, ऐसे यहाँ पर एक बल यहाँ और एक बल यहाँ। लेकिन अगर यही दो बल ऐसे लगते हैं, ऐसे लगते हैं, जिनका एक क्रिया रेखा क्या हो जाता है, जो लाइन ऑफ एक्शन है, एक ही लाइन में दोनों लगते, ये ऐसे लगता और ये ऐसे लगता, एक ही लाइन में लगते, तब ये जो वस्तु है, ये वस्तु क्या नहीं होती, ये वस्तु घूमती नहीं घूम पाती। लेकिन अगर एक बल इधर लग रहा है, अगर एक इधर लग रहा है, यहाँ पे एक डाइपोल है, इधर ये बल लग रहा है, इधर एक बल लग रहा है, तो ये क्या करेगा? दोनों बल परिमाण में बराबर है, तो चूंकि ये परिमाण में बराबर है तो ये रेखीय गति नहीं करेगा, ये कहीं चलेगा नहीं, यहाँ से चल के वहां नहीं जाएगा। लेकिन क्योंकि उस पर कुल बल जीरो है, उसका रिजल्टेंट बल जीरो है, लेकिन जो एक बल इधर और एक बल इधर है, इसका जो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन है, जो क्रिया रेखा है, वो दोनों का अलग अलग है। इसके कारण ये जो बल है, इस डाइपोल को, जो डाइपोल यहाँ है, ऐसे ये जो बल है, इस डाइपोल को क्या करेगा? घुमा देगा। ऐसे जैसे ये है, यहाँ बल लग रहा है और यहाँ बल लग रहा है, तो क्या करेगा? एक यहाँ बल एक यहाँ बल, इसको क्या करेगा? ऐसे घुमा देगा, रोटेट कराने का काम करेगा। तो यहाँ पर जो ये बल लग रहा है, दोनों बल, इसके कारण ये लीनियर रेखीय गति तो नहीं करेगा, यहाँ से चल के कहीं जाएगा तो नहीं, लेकिन यहाँ से चल के कहीं नहीं जाएगा, लेकिन क्या होगा? इसको ये घुमाने का काम करेगा। तो चूंकि इसके ऊपर क्या लग रहा है, जो ये बल लग रहा है, उसकी क्रिया रेखा क्या नहीं है? समान नहीं है, इसीलिए क्या होगा? ये जो बल है इस डाइपोल को घुमाने का काम करेगा, और ये जो घुमाने का काम करता है उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या है? ये एक बल आघूर्ण है। तो इसके ऊपर एक क्या लगेगा? बल आघूर्ण लगेगा, जो इसको क्या करेगा? रोटेट कराएगा। तो यहाँ तक नोट कर लें, तो नोट कर लिए होंगे। अब उसी चीज को अगर हम लिख लें तो क्या लिख लेंगे कि यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि, कहाँ गया, चूंकि द्विध्रुव रेखीय गति तो नहीं करेगा, लेकिन चूंकि दोनों बलों को लिख लेते हैं, दोनों बलों की क्रिया रेखा, लाइन ऑफ एक्शन लिख सकते हैं, लाइन ऑफ एक्शन, दोनों की क्रिया रेखा समान नहीं है, अतः ये बल एक बल युग्म, कपल ऑफ फोर्स, यानी एक बल युग्म का निर्माण करेंगे, बनाएंगे, बल युग्म बनाएंगे, जिसे बलाघूर्ण कहते हैं, जिसे क्या बोलेंगे? बलाघूर्ण कहते हैं। बलाघूर्ण क्या करेगा? इसको रोटेट कराने का काम करेगा, इसको घुमाने का काम करेगा, ठीक है। बलाघूर्ण क्या करेगा? इसको लिख सकते हैं कि बल आघूर्ण द्विध्रुव को
द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करेगा या घुमाने का कार्य करेगा, घुमाने का कार्य करेगा। ठीक है, तो ये लाइन यहाँ तक ये लिख लें। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात कि द्विध्रुव पर जो कुल बल है वो क्या है, कुल परिणामी बल 0, ये इसको याद रखेंगे, कुल परिणामी बल 0 है। दूसरी बात कि ये जो द्विध्रुव है वो लीनियर मोशन नहीं करेगा, वो रेखीय गति कभी भी नहीं करेगा, वो रेखीय गति नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम बताए हैं कि उसका जो दो बल उस पर लग रहा है, उसके जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या नहीं है, समान तो नहीं है, और समान नहीं है तो लेकिन एक चीज़ और बताए हैं कि इसका जो ये वाला बल और ये वाला बल, जब दोनों बलों को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट बल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसलिए रेखीय गति तो नहीं करेगा क्योंकि इसके ऊपर लगने वाला कुल बल 0 है। लेकिन लाइन ऑफ एक्शन यहाँ लिखा गया है, लेकिन उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, समान नहीं है। इसीलिए उसको क्या करेगा, एक बल युग्म का निर्माण करेगा, यानी कपल ऑफ फोर्स बनाएगा, एक इधर और एक इधर, कपल ऑफ फोर्स बनेगा, जिसके कारण उसको क्या करेगा, ये उसको घुमाने का काम करेगा। तो उसी बल को हम लोग क्या बोलेंगे, बल आघूर्ण। कौन सा बल होगा, वो बल आघूर्ण होगा। और बल आघूर्ण हमेशा का, बल आघूर्ण क्या करेगा, बल आघूर्ण करेगा जिसके ऊपर जो बल आघूर्ण लग रहा है वो जो यहाँ पर ये जो डाइपोल है इसको हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का काम करेगा, इसको इधर घुमाएगा ऐसे, जैसे एक बल इधर एक बल इधर, तो इसको क्या करेगा, एक बल इधर लगा एक बल इधर, ये ऐसे घूमेगा ऐसे, इसको हमेशा किधर घुमाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में इधर घुमाने का काम करेगा ऐसे, इसको हमेशा ऐसे घुमाने का कार्य करेगा। तो ये जो बल आघूर्ण हमारा आया वो क्या करेगा, विद्युत द्विध्रुव को, जो द्विध्रुव है इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का कार्य करेगा। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। अब ये जो बल आघूर्ण लग रहा है इस पे, इस बल आघूर्ण को हम कैसे निकालेंगे, अब उसकी बात करते हैं कि बल आघूर्ण कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इतना नोट कर लें। कहाँ गया मिटाने वाला, गायब है। ठीक है, तो इतना नोट कर लें। अब हम बात करते हैं कि ये जो बल आघूर्ण लग रहा है उसको कैसे निकालेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो देखें अब बल आघूर्ण कैसे निकालेंगे। बल आघूर्ण जो है, बल आघूर्ण को हम लोग टाउ से दिखाते हैं, टाउ, एक टाउ आएगा। तो यहाँ देखें बल आघूर्ण जो होता है हमारा, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण को हम लोग टाउ से दिखाएंगे, टाउ। टाउ इक्वल टू होता है बल इंटू दो बलों के बीच की लंबवत दूरी। कैसे निकलेगा, यहाँ पर जब हमको टाउ निकालना है, यानी जो बल आघूर्ण हमको निकालना है, तो बल आघूर्ण हम कैसे निकाल लेंगे, बल आघूर्ण हमको निकालना है तो हमको क्या चाहिए, बल चाहिए, कोई भी एक बल और दो बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो देखें यहाँ बलों के बीच की लंबवत दूरी अगर निकालना हो हमको तो क्या करें, एक बल इधर लग रहा है ये, और एक बल इधर, इसके बीच की लंबवत दूरी यही होगी, ये इसके बीच की लंबवत दूरी है, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक। अगर ये थीटा है, ये थीटा ही है ना, ये थीटा है, तो अगर ये थीटा अगर हम ले रहे हैं, ये थीटा चाहे यहाँ ले चाहे यहाँ ले, ठीक है, तो ये थीटा है। अब क्या करें, अगर यहाँ से हम साइन थीटा ले लें, साइन थीटा, तो ये निकल जाएगा, ये अगर इसको निकालना है तो देखें कैसे, यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे इस नीचे क्या लिख लेंगे इसके बगल में, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक कितना है पता नहीं हमको, तो चलो परपेंडिकुलर कुछ लिख लेते हैं, नाम लिख लेते हैं, जैसे कि इसको A, इसको B, इसको C। हमको कौन सा डिस्टेंस चाहिए, जैसे ये बल है तो F इंटू डिस्टेंस कितना, यही ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी BC हमको निकालना है, यही तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी BC अपॉन AB। ठीक है, तो रख लें यहाँ पे, अगर साइन थीटा इक्वल टू BC और AB की जगह कितना है, AB कितना है हमारा 2A है, तो 2A को मल्टीप्लाई कर देंगे तो BC इक्वल टू कितना आ जाएगा 2A साइन थीटा। ठीक है, अब यहीं पे वही रख लेते हैं, तो F की जगह कितना, किसी भी एक बल का परिमाण रख दें, तो बल का परिमाण कितना Q इंटू E, और BC की जगह पे 2A साइन थीटा,
ये हमारा आ गया क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा इतना। ठीक है, तो ये हमारा आ गया टाउ। यहाँ तक तो क्लियर, ये बहुत सिंपल है, ख्याल बस केवल हम लोगों को इसमें इसके बारे में समझना था जो हम बता चुके हैं। अब अगर टाउ निकालना हो तो टाउ निकालने के बाद सिंपल सा एक तरीका है कि हमको बल, इस दो जो बल लग रहे हैं दोनों का परिमाण सेम है, किसी एक बल का परिमाण ले लें और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी ले लें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लें। तो एक बल इधर लग रहा है, एक बल इधर, इसके बीच का डिस्टेंस, अरे एक बल इधर, एक बल इधर और एक बल इधर, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही ना, इसके बीच का डिस्टेंस है ये वाला, तो ये इसके बीच का डिस्टेंस यहाँ ले लें और यहाँ रख दें तो ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो ठीक है, अब क्या कर लें, इसी को थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखें, यहाँ क्या हो जाएगा, q इंटू 2a, ये जो q इंटू 2a अगर एक पास कर लें और यह e साइन थीटा, इसको बस अरेंज किया गया ऐसे। और q इंटू 2a क्या होता है, अरे q इंटू 2a, p इक्वल टू पढ़े हैं ना, p इक्वल टू q इंटू 2a, एक आवेश का परिमाण और उसके बीच की दूरी डाइपोल मोमेंट कहलाता है, यानी दो ध्रुव आघूर्ण। तो ये क्या हो जाएगा p और ये हो जाएगा e और ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, यानी इसके जगह कितना लिख दिया गया p और ये e साइन थीटा था, तो टाउ इक्वल टू क्या हो गया p e साइन थीटा। ठीक है, p e साइन थीटा। टाउ एक अदिश राशि है, ध्यान रखें, सॉरी ये एक सदिश राशि है, टाउ क्या एक सदिश राशि है और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टाउ अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो p क्रॉस e, p क्रॉस e। अरे सर ये क्या हो गया, अरे कुछ नहीं हुआ, हम लोग वेक्टर पढ़े होंगे तो वहाँ जानते होंगे p क्रॉस e को लिखा जाता है p e साइन थीटा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ये दोनों याद रखेंगे। ये हमारा क्या निकल गया, डाइपोल के कारण, मतलब डाइपोल को अगर किसी विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है, उसके ऊपर कितना बल आघूर्ण लग रहा है, तो ये बल आघूर्ण है टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। ठीक है, अब इसके ऊपर अलग अलग केस करके भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या ऐसे 2 नंबर क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा समझ लें। इसको मिटा रहे हैं, जैसे देख लें कुछ पॉइंट है इसमें, जैसे कि पहला एक नोट करके इसमें लिख लें कि यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री हो तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा, और थीटा 0 हो तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा। तो देखें थीटा 0 होगा, थीटा 0 होगा मतलब क्या है, जैसे ये है यहाँ पर, अब ये डाइपोल ऐसे ना रख के इसको कैसे रखा गया है, ऐसे ना रख के इसको ऐसे रखा गया, यानी विद्युत क्षेत्र के साथ। अच्छा ये थीटा क्या था, यहाँ जो थीटा था, यहाँ में जो थीटा था वो थीटा था क्या, जो हमारा डाइपोल है वो विद्युत क्षेत्र के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है वो थीटा था, यानी ये जो विद्युत क्षेत्र था, ऐसे विद्युत क्षेत्र, इसके साथ ये कितना डिग्री कोण बना, थीटा डिग्री, और यहाँ क्या कहा जा रहा है 0 डिग्री, यानी यहाँ विद्युत क्षेत्र के साथ कितना डिग्री कोण बनाना चाहिए उसको 0। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये कोई एक विद्युत क्षेत्र यहाँ पर दिया गया, एक समान विद्युत क्षेत्र, इसमें डाइपोल जो है उसमें डाइपोल को कैसे रखा गया है, इसमें डाइपोल को ऐसे नहीं रखा गया है, इसमें डाइपोल को ऐसे रखा गया है, ये डाइपोल, ये मान लो ऐसे डाइपोल, ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पे ये इसके साथ, ये जो ई है उसके साथ कितने डिग्री कोण बना रहा है 0 डिग्री। तो अगर ये 0 डिग्री कोण बना रहा है तो ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू। अगर किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी डाइपोल को अगर उसके पैरेलल रख दिया जाए ऐसे, अच्छा इस पे बल किधर लगा रहा था, ये इधर, और क्या कोशिश कर रहा था, जो बल आघूर्ण है कि इसको हम विद्युत क्षेत्र के दिशा में ला दे, ये तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही है, क्योंकि ये P की दिशा किधर है, P की दिशा ऐसे, P दिशा माइनस से प्लस की तरफ होती है ना, ये P की दिशा है, ये P की दिशा है, तो P और E दोनों एक ही दिशा में है, तो क्या ये इसको घुमाएगा, नहीं, अब इसको क्या घुमाएगा, नहीं घुमाएगा, तो इसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा, तो यहाँ पर अगर देख लें, यहाँ से भी देख लें, यहाँ से, तो यहाँ से अगर रख लें तो टाउ इक्वल टू क्या आएगा, टाउ इक्वल टू आएगा पी ई साइन कितना 0 डिग्री, और साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0 रख देंगे तो टाउ इक्वल टू कितना आ गया 0। तो अब देखें एक बात ये याद रखना है कि अगर किसी डाइपोल को अगर विद्युत क्षेत्र के दिशा में अगर ऐसे रखा जाता है पैरेलल, उसके पैरेलल रख दिया जाए, मतलब थीटा कितना है 0 डिग्री, तो इसके ऊपर कोई बल आघूर्ण नहीं लगेगा, यानी इसके ऊपर बल आघूर्ण नहीं लगेगा,
ये जैसे इसको घुमा रहा था ना, जब ये ऐसे ही रखा गया तो क्या इसको घुमाएगा? नहीं घुमाएगा, तो इसके ऊपर टार्क कितना लगेगा? 0। अरे अच्छा, अगर हम पूछें कि इसके ऊपर नेट बल कितना कार्य कर रहा होगा, तो ये तो हम जान रहे हैं कि इसके ऊपर जो एफ नेट होगा, एफ नेट तो 0 ही कार्य कर रहा होगा, तो यानी इसके ऊपर एफ नेट भी 0 है और टाउ भी क्या है? 0 है। इसी को बोलते हैं हम, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये मतलब ये संतुलन की, अस्थाई संतुलन की अवस्था है, अस्थाई संतुलन की अवस्था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्थाई संतुलन की अवस्था है ये। मतलब इस स्थिति में डाइपोल हमारा कहाँ है? अस्थाई संतुलन की अवस्था में रहेगा। इसके ऊपर टाउ भी 0 होगा, इसके ऊपर एफ नेट भी 0। एफ नेट तो हमेशा 0 होगा। एफ नेट कैसे 0? कि इसके ऊपर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, इसके ऊपर जो बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा, दोनों बल आपस में बराबर होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो एफ नेट क्या आएगा? 0। तो ये पहला नोट, इसको याद रखेंगे अगर ये हमारा इतना आता है तो। नेक्स्ट बात कर लें, अगर इसको नोट कर लिए होंगे, इसी में अगर नेक्स्ट बात कर लें, अगर नोट सेकंड इसमें बात कर लें कि यदि यहाँ पे थीटा को अगर हम लोग 180 ले लें, थीटा कितना ले लें? 180, तो क्या होगा? जैसे ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसमें सॉरी ये है हमारा विद्युत क्षेत्र, इसमें अगर हम डाइपोल को ऐसे रख दें, ऐसे, ठीक है, ये डाइपोल है, यहाँ पर इधर माइनस और इधर क्या? प्लस। अब इसमें जो डाइपोल मोमेंट की जो दिशा होगी वो इधर होगी, ये इधर, P इधर है, P की दिशा किधर है? इधर, P इधर और E इधर, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना? 180। कितना है? 180, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पे रख लें तो यहाँ पर टाउ निकालेंगे तो टाउ इक्वल टू आएगा पी ई साइन 180, यही आएगा ना, फॉर्मूला तो ये पी ई साइन थीटा, तो 180 रखेंगे तो साइन 180 की वैल्यू भी क्या होती है? 0। तो यहाँ भी टाउ कितना आएगा? टाउ 0 आएगा। तो चूंकि ये भी 0 और यहाँ भी 0, तो इन दोनों में क्या अंतर क्या है दोनों में? तो ये भी एक, ये जो है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम यानी अस्थाई संतुलन की अवस्था है, ये अस्थाई संतुलन की अवस्था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट ये जरूर याद रखेंगे। अच्छा, इसमें एफ नेट कितना होगा? इसमें भी एफ नेट 0 ही होगा, एफ नेट तो 0 ही कार्य करेगा हमेशा। तो अगर थीटा अगर 180 है तो यह अस्थाई संतुलन की अवस्था होता है, अगर थीटा 0 है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। अच्छा, स्टेबल क्योंकि इसके ऊपर ये इसको नहीं घुमाने का प्रयास करेगा, लेकिन इसको क्या करेगा? ये आई बताया गया कि जो बल आघूर्ण होता है वो हमारा जो डाइपोल है उसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। ये क्या करेगा? ये जो इसको तो ये P को तो इधर लाना है ना, इसको P की दिशा को ऐसे करना है, यानी इसको ऐसे घुमाने का प्रयास करेगा ये, लेकिन इसको ऐसे घुमाने, इस पर तो घुमाने का प्रयास करेगा लेकिन वहाँ पर नहीं घुमाने का प्रयास करेगा, तो वो क्या होगा? हमारा ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, इसी में अगर एक और बात कर लें, नोट 3 की बात कर लें अगर एक और, कि अगर थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री हो, तब जब थीटा 90 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जैसे कि ये है ऐसे, हम ऐसे ही बना रहे हैं ये विद्युत क्षेत्र, और इसमें किसी एक डाइपोल को मान लो ऐसे रख लिया जाए, ऐसे, ठीक, ऐसे रख लिया गया, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, इसमें जो P की, अगर P के डायरेक्शन को बना लें तो अगर P अगर इधर है ऐसे, P ऐसे, तो ये इसके साथ कितने डिग्री एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। E इधर है, जब P 90 बनाएगा, सॉरी थीटा जब 90 बनाएगा यहाँ पे, तो जो यहाँ टाउ होगा वो होगा P E साइन 90, और साइन 90 का मान 1, और हम जानते हैं कि जो साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितने पे होती है? साइन 90 पे। तो यहाँ पर टाउ हमारा क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा, वो कितना आएगा? PE के बराबर। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऐसा कि टाउ मैक्सिमम कब लगता है,
जब किसी एक डाइपोल को विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाएगा तो उसके ऊपर जो बल आघूर्ण जो लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा, वो कितना लगेगा, पी ई के बराबर, पी इंटू ई। पी क्या है, डाइपोल मोमेंट है, और ये क्या है, विद्युत क्षेत्र जिसमें उसको रखा गया है। तो यहाँ तक नोट कर लें, ये रहा एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर किसी द्विध्रुव आघूर्ण को रखते हैं तो। यहाँ तक पढ़ें और इसके बाद भी हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक पढ़ें और कोई डाउट हो तो पूछें। हाँ सर पूछ, हम लोग पढ़ ही नहीं रहे तो क्या पूछेंगे, अरे नहीं पढ़ें तभी तो पूछेंगे। तो ठीक है, यहाँ तक एक बार रिवीजन करें, सही से पढ़ें, बुक पढ़ें, नोट्स बनाएं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको करें। नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं, तो हो सकता है कि अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की बात करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन, या तो नेक्स्ट टॉपिक की बात कर सकते हैं हम लोग। तो खुद से पढ़ाई करते रहें अपना, ठीक है, फिर मस्त रहें, पढ़ाई करें। थैंक यू।